नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेटे-बेज़ेकर मास फार्मूला के बारे में, या जिसे हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और हमने ये डिस्कस किया था कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल आखिर हमने क्यों इसको न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिक्विड को इसके साथ में कंपेयर किया था। तो यहां से ही बेज़ेकर ने कहा 1935 में कि हम अगर एटॉमिक मास की बात करें तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने क्या किया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बेज़ेकर ने कहा कि हम एटॉमिक मास को क्यों ना बाइंडिंग एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करें। तो यहीं से उन्होंने जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेटे-बेज़ेकर मास फार्मूला या सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। यहाँ पे एम्पिरिकल का मतलब क्या है, स्वयं सिद्ध मान लिया उन्होंने, जो चीजें अपने हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई करी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मास को हम कैसे लिखेंगे। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर हमारे पास जो होता है जेड एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन ए माइनस जेड, और ये होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये होता है एटॉमिक मास। तो अगर हम एटॉमिक मास को लिखना चाहें, ठीक है, और इसके साथ में क्या होता है सी स्क्वायर, ठीक है। वहां पे सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। तो यहां से अगर हम एम को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए एम को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे बचेगा जेड एम पी ए माइनस जेड। ए माइनस जेड बेसिकली क्या है, एन। एन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एम एन। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आए, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये माइनस। बाइंडिंग एनर्जी को हम क्या लिख रहे हैं, ई, और संस्कृत में लगा देंगे बी, तो इसका मतलब हो जाएगा ये बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे ये सी नीचे आया था तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला निकल के आया, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग द बाइंडिंग एनर्जी, इसी को हम लोग कहते हैं सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला या बेटे-बेज़ेकर फॉर्मूला, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि यहां पर हम ये जो मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगी। अब वो डिपेंड किस किस पे करती है, 5 टर्म यहां पे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी किस पे 5 चीजें होंगी। पहला इसमें कौन सा टर्म एक आएगा, उसको हम बोलेंगे सरफेस एनर्जी टर्म, ठीक है, सरफेस एनर्जी टर्म। दूसरा हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी टर्म। एक तीसरा हमारे पास टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलंबियन एनर्जी टर्म, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या आता है, एसिमेट्री टर्म, और लास्ट हमारे पास जो 5th आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी टर्म, पेयरिंग एनर्जी टर्म। यानी कि हमारे पास अब जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बेसिकली डिपेंड करेगी इन 5 फैक्टर्स पे या इन 5 टर्म्स पे। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। तो यहां से अगर हम सीधा से कहना चाहें कि ई बी को हम लोग लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये किसका कॉम्बिनेशन होगा, इन 5 का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सरफेस एनर्जी टर्म यानी कि ई एस, ठीक है, फिर वॉल्यूम एनर्जी टर्म ई वी, फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है कोलंबियन एनर्जी टर्म, तो ई सी लिख सकते हैं इसको, और फिर उसके बाद एसिमेट्री टर्म आता है तो ई ए लिख सकते हैं, और लास्ट में हमारे पास आता है पेयरिंग, तो उसको हम पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बाइंडिंग एनर्जी 5 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, और इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन 5 जो हमारे पास जो टर्म आ रहे हैं एनर्जीज के, इन्हें कैलकुलेट करना है और फिर हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है, बस दिखाना है। बेसिकली अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपका यही है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, मास यहीं से आएगा। लेकिन ये मास क्या कह रहा है कि मास डिपेंड करेगा किस पे, बाइंडिंग एनर्जी पे, और बाइंडिंग एनर्जी इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो हम ये बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन निकालेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का फैक्टर क्या है, उस हिसाब से हमारे पास ये जो मास है वो वेरी करेगी। तो अब हम इसको रब करेंगे और फिर हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले टर्म के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी टर्म, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
सरफेस एनर्जी टर्म। ठीक है, अभी सरफेस एनर्जी टर्म का मतलब क्या है कि जो सरफेस एरिया की वजह से, यानी कि न्यूक्लियर का जो सरफेस एरिया की वजह से जो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट हो रही होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी टर्म। ठीक है, तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने न्यूक्लियर का साइज कैसा माना था लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, स्फेरिकल। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपको आर पता है, आर बेसिकली क्या होता है, आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, और एस जो ई है यानी कि ई एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के, तो यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, ये स्क्वायर है तो ये आर नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 2/3। ठीक है, ए ई एस। अब यहाँ पे करते क्या है, देखिए आर नॉट क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, आर नॉट एक फिक्स वैल्यू है और ये 4 पाई भी एक फिक्स वैल्यू है। हमें एटॉमिक ये ए जो है हमारा एटॉमिक नंबर या मास नंबर, ये हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे कि इसकी जगह पे एक क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे और इसकी जगह पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो उसको मान लीजिए मैंने लिख दिया माइनस ऑफ ए एस, और यहाँ पे लिख दिया ए की पावर 2। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 2 तक पहुंचे थे। अब यहां पर हम कहोगे कि माइनस साइन हमने क्यों लगाया, माइनस साइन बेसिकली इसलिए लगाया क्योंकि ये देखा गया कि हमारे पास जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये साइन केवल क्या डिनोट कर रहा है, ये साइन केवल बस यही बता रहा है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, दूसरा टर्म तो हम लोग बात करेंगे दूसरे टर्म के बारे में जो कि हमारा है वॉल्यूम एनर्जी टर्म। वॉल्यूम एनर्जी टर्म का क्या मतलब है कि कैसे बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम एनर्जी है तो इसको हम ईवी से रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वॉल्यूम के। वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पिछले टर्म में बात करी थी, आर नॉट ए की पावर 1/3। ठीक है, तो आर नॉट क्यूब हो जाएगा ए की पावर 3/3, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां से देखिए ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, इसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी बताएंगे और यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, कांस्टेंट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बी, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही दिखा रहा है। अब तीसरा हमारा जो टर्म आएगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोलम्बियन, कोलम्बियन एनर्जी टर्म। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबी है तो अभी बात करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कैसे होगा। अब देखिए कोलम्बियन एनर्जी का क्या मतलब है, कोलम्बियन फोर्स हमने पढ़ा था। कोलम्बियन फोर्स कहां लगता है, जहां पर चार्जेस हैं और उन चार्जेस के बीच में कोई फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं कोलम्बियन फोर्स। जैसे मान लीजिए किसी प्रोटॉन या प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, या किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बीच में एक क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि प्रोटॉन्स की, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है, तो उसके बीच एक फोर्स लगेगा। अभी यहाँ पे हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में सीधे अगर सिंपल फोर्स की बात करें, कितने फोर्स एक्ट कर रहे होंगे, तो मान लीजिए आपके पास 2 पार्टिकल है तो यहाँ पर एक फोर्स। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 3 पार्टिकल हो जाए तो ये इससे भी इंटरेक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इससे भी इंटरेक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इससे भी इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 4 पार्टिकल हो जाए तो ये वाला पार्टिकल इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी इंटरेक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी इंटरेक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी इंटरेक्ट करेगा। अब ये वाला पार्टिकल इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा और ये वाला पार्टिकल इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे जो पार्टिकल्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो कोलम्बियन एनर्जी टर्म में हमें यही निकालना होगा कि अगर हमारे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं तो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम रब करेंगे फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे।
तो अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टर्म के बारे में, जो कि है कूलम्बिक एनर्जी टर्म या कूलम्बिक एनर्जी टर्म के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अगर हमारे पास जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लिखेंगे जेड माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तो उसका हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यहाँ पे ई क्या है, चार्ज है प्रोटॉन का, और अपॉन आर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने बात करी कलेक्टिव बिहेवियर देख रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर कि अगर हम जेड प्रोटॉन्स के लिए बात कर रहे हैं तो जेड प्रोटॉन्स का इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, जेड माइनस वन बाई टू, और यहाँ पर ई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आर नहीं, अब आर एवरेज लेंगे सभी का। ठीक है, तो ये एवरेज लेना है हमें, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक की बात करी थी तो इसको हम मान लेते हैं अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब देखिए यहां से हमें क्या करना है, अब आर एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1/r एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अगर मैं आप लिखूं यहां पर आर एवरेज, इसको मैं लिखता हूं 1/q लिमिट 0 to r dq अपॉन r। अब आप कहेंगे आपने कैसे लिख दिया, देखिए अगर हम बात करें कि अगर r एवरेज, तो यहां से देखो ये dq क्या है, एक प्रोटॉन के लिए इंटरेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये टोटल के लिए बात है। तो बेसिकली अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कैपिटल Q हो जाएगा, और ये कैपिटल Q कट गया, और ये 1/r, तो ये r एवरेज, और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब एवरेज हो जाएगा, तो ये r एवरेज। तो डायमेंशनली देखेंगे तो ये फॉर्मूला एकदम करेक्ट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे रफली। अभी क्वेश्चन नंबर 6 दे देते हैं इसको। अब हमें करना क्या है कि कैपिटल Q और स्मॉल q बेसिकली है क्या, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना है जो हम लोगों ने पढ़ा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहें तो क्या होगा, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम बात करेंगे स्मॉल q की, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अगर इसको हम क्या कर दें, क्यूब को ऐसे ही रखें और यहां पर लिख दें 4/3 पाई r क्यूब और रो। ठीक है, ये अब इसको यहां पे लिखते हैं। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा डी क्यू, और ये मिल जाएगा 4/3 पाई r क्यूब है तो इसका आएगा 3r स्क्वायर डी आर, और रो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई r स्क्वायर रो डी आर। ठीक, अगर हम बात करेंगे कैपिटल क्यू की तो कैपिटल क्यू कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। यहां से देखिए, अब यहां पे क्या रखना है, यहां पे कैपिटल r हमने रखा था डी क्यू, यहां पे क्यू देखिए यहां से। ठीक है, कैपिटल क्यू की बात करेंगे तो ये कैपिटल r हो जाएगा, तो यहां पर r क्यूब और ये रो। तो ये दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इसको मान लिया मैंने एक ए, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर बी। इस दोनों की वैल्यू हमें कहां रखनी है, अब इक्वेशन नंबर 6 में। तो अगर इक्वेशन नंबर 6 में इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो देखिए कि आर एवरेज की वैल्यू आती क्या है। तो पहले तो 1/q को ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, लिमिट लगाई 0 से r। अब देखिए dq की वैल्यू रखते हैं, यहां पर dq की वैल्यू कितनी है, dq की वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर रो डी आर अपॉन, यहां पर क्या है r। ठीक है, यहां पर देखिए ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी dq वाली। अब होगा क्या कि 4 पाई और रो ये कॉमन है, अब ये कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेंगे 4 पाई और ये हो जाएगा रो। यहां पर ये क्या है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर बचा 4 पाई r। अब यहां पे क्या रखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पर क्या आएगा रो। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, यहां पे बचा क्या है 0 to r और r dr। इंटीग्रेट करते हैं इसको, यहां पर हमें क्या मिलेगा 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर r है तो r का इंटीग्रेशन क्या होता है r² बाई 2। ठीक है,
अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से r, तो ये कितना निकल के आएगा 3r स्क्वायर बाई, ये 3r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3r क्यूब है, 3r स्क्वायर, और यहाँ पर बचा ये r क्यूब, और यहाँ पे आएगा 2। अब r स्क्वायर से r क्यूब वाला पोर्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो r एवरेज की वैल्यू आएगी, r एवरेज की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 3/2r। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इसको करना क्या है, इसको उठाना है और इस इक्वेशन में हमको पुट कर देना है अपने पोटेंशियल वाली इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 5 में। ठीक है, तो इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि इस इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू r1/r एवरेज की वैल्यू हमें कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z-1/2, और ये e स्क्वायर इसको हम q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज ही है, ये प्रोटॉन की बात करें तो qp भी लिख सकते हैं इसको। 1/r एवरेज टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2r। ठीक, अब यहां से क्या वैल्यू रखेंगे, अब देखिए हाँ एनर्जी में सीधे बात करते हैं, कूलम्बियन एनर्जी में, तो EC ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, V के, तो ये पूरा जो प्रोपोर्शन आएगा किसके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z-1/2, ये हो जाएगा q स्क्वायर 3/2r। अब इसमें सारा कांस्टेंट वाला टर्म एक साथ लेते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट वाला टर्म पूरा एक साथ लेते हैं, देखिए क्या आएगा, ये 2 2 4 4 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है हमें, r की वैल्यू यहाँ पे सिंपल सा रख सकते हैं हम ना, देखो r की जगह पे आप लिख दें r0 a की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो यहां से रखते हैं वैल्यू, तो r0 भी कांस्टेंट ही है आपको पता है। अब ऊपर क्या बचेगा 3z-1, ये z है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ बचा जी नहीं, अब ये बचा 1/a की पावर 1/3, ये वाला टर्म आपको हटा देना है। बाकी इस पूरे की वैल्यू यानी कि ये 3 और ये पूरा का डिनोमिनेटर है, इसकी जगह पे एक हम कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसको हम लिखेंगे -AC, और उसके साथ में z-1 a की पावर 1/3। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर, हम कहां पहुंचे थे, इक्वेशन नंबर 7 आई थिंक, तो इक्वेशन नंबर 8 ये हमारा आ गया कूलम्बियन एनर्जी टर्म, जहां पर हमारे पास जेड प्रोटॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, z-1 क्यों नहीं हमने चेंज किया इसको कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो a और z को हम चेंज नहीं कर सकते, बाकी चीजें फिक्स थी, r0 फिक्स है, एप्सिलॉन और इसकी वैल्यू फिक्स है, 3 भी कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, नंबर है, तो यहाँ पर -AC फिर से आया, तो आप क्या बता सकते हैं कि जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, वैसे वैसे क्या होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टर्म, हमारा तीसरा टर्म जो था कूलम्बियन एनर्जी टर्म, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास 2 टर्म और बचे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिमेट्री टर्म और पेयरिंग एनर्जी टर्म। ठीक है, तो इसको रब करेंगे फिर उसके बारे में बात करेंगे। अब हम अपने चौथे टर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली है एसिमेट्री टर्म। तो उसमें मैंने काफी चीजें पहले से कैलकुलेट कर रखी है, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर ये है क्या। देखिए कि जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियाई, जो बहुत हैवी न्यूक्लियाई नहीं, मैं बात करता हूँ न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक वेट जो है वो 24 से ज्यादा है बट 220 से कम है, तो न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। लेकिन जब हम हैवी न्यूक्लियस पे जाते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उनकी संख्या जो हो जाती है, उनका जो नंबर है वो ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो अगर मान लीजिए एक हमने यहाँ पर सिंपल सा केस ले रखा है, इसमें हमने क्या कहा कि एक लेवल में केवल 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन रह सकते हैं, ये पाउली प्रिंसिपल कहता है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे डार्क बना रखा है हमने डार्क ब्लैक से, ये बेसिकली क्या है प्रोटॉन है, और जो हमने हॉलो बना रखे हैं ये बेसिकली न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 2 4 2 6 2 8 यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। ये जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि n जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और मान लिया हमने कह दिया कि z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां बराबर होंगे वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए अगर इसको हमें अप्लाई करवाना है तो हम क्या करेंगे
कि हैवी न्यूक्लियाई में हमें पता है क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई में क्या होगा कि नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो करेंगे क्या कि मान लीजिए कि हमने इन दो प्रोटॉन्स को और इन दो प्रोटॉन्स को शिफ्ट कर दिया, एक इस लेवल पर और एक इस लेवल पर, ठीक है। यहां पर हमने इनकी शिफ्टिंग कर दी। इसको हम कैसे बना सकते हैं, ये बेसिकली अप और डाउन का क्या है, ये इसकी स्पिन दिखा रहा है, अपर स्पिन लोअर स्पिन, ठीक है, ऐसा दिखा रहा है। अब होता क्या है, देखिए अब अगर हमने इन चार प्रोटॉन को हमने क्या किया कि इन दो लेवल्स में भेज दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी कि n कितना हो गया 12, और हमारे पास प्रोटॉन कितने बचे 4, यानी कि z कितना बचा 4। तो n माइनस जेड कितना आ गया हमारे पास 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8। ठीक, ये संख्या आप याद रखिए, ये कैसे आया ये चीजें आप समझ में आ गई कि हमने चार प्रोटॉन्स को हमने क्या किया ट्रांसफर किया दो एनर्जी लेवल्स में और इनको हमने न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया है। और किसी भी दो लेवल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम ई से दिखा रहे हैं, और यही है एसिमेट्री। एनर्जी डिफरेंस जो दो लेवल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही बेसिकली एसिमेट्री होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्या एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ कैसे। तो नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी इंक्रीज, कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई इसके प्रोटॉन के चेंज होने से, और नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो 1/2n-z हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हम एनर्जी इंक्रीज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा e/2, और नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स के लिए हम फिर से लिखेंगे 1/2n-z, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 2 4 ये 8 हो जाएगा और ये e आएगा, और इसको ये सिंपली n-z का स्क्वायर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी में डिफरेंसेस आए। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल हमने शिफ्ट किए उनमें जो डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ वो आ गया हमारे पास, ये एनर्जी लेवल में डिफरेंस। अब देखिए कि आपको पता है कि n क्या होता है a माइनस जेड, तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें एक n की जगह पे a माइनस जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस जेड दो बार आएगा तो ये a माइनस 2z का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने इसमें सीधा सिंपल सा वही फॉर्मूला बस जो हमने यहाँ पे लिखा इसको हमने सब्स्टिट्यूट करने पर जो वैल्यू आई है उसको यहाँ पर रख दिया, तो a माइनस 2z का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आपको और नोटिस करनी है कि ये जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स का, इसे स्मॉल ई से भी डिफरेंस कर सकते हैं या ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है एसिमेट्री ये किस पे डिपेंड करती है, मास नंबर पर, ठीक है, ये मास नंबर पर डिपेंड करती है। तो वही हमने लिख दिया कि डेल्टा ई भी किस पे डिपेंड करेगा 1/a पे, तो उसी को हमने लिखा। अब एसिमेट्री के टर्म में अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2z, और ये किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा ई पे, और ये डेल्टा ई पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक ये इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि ये डेल्टा ए भी ए पे डिपेंड कर रहा है। ये बेसिकली जो डेल्टा ए है ये देखें ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम एसिमेट्री की बात कर रहे हैं तो ये माइनस किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा ई पे, और ये डिपेंड कर रहा है ए पे, तो इसकी वैल्यू हमने ये रखी है, और ये जो इस अपॉन में ए आया है ये इसकी वजह से आया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन नंबर 9 आई ये क्या दिखा रहा है कि जो हमने लेवल में शिफ्टिंग हुई है हैवी न्यूक्लियस के लिए, सॉरी हैवी न्यूक्लियस के लिए जो शिफ्टिंग हुई है वो कैसे ये एसिमेट्री का टर्म प्रोड्यूस करेगा। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अपना लास्ट जो हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म है वो कैसे बाइंडिंग एनर्जी को चेंज करता है। तो हम अपने लास्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि बेसिकली है पेयरिंग एनर्जी टर्म, जिसका सीधा सा हमने कैलकुलेशन निकालते हैं तो हमें मिलता है माइनस ए पी डेल्टा अपॉन ए की पावर 3/4। ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस हो सकता है, ये दोनों तरह से वेरी करता है कि कैसे। यहाँ पे डेल्टा बेसिकली जो पेयरिंग एनर्जी को दिखा रहा है वो बेसिकली डेल्टा दिखा रहा है, और ये डेल्टा कैसे डिफाइन होगा इसलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इवन न्यूक्लियस है, यानी कि जिनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो दोनों इवन होंगे, तो ये जो न्यूक्लियाई होती हैं वो क्या होती हैं, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो न्यूक्लियाई जिनमें हमारे पास ऑड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन उन दोनों की वैल्यूज जो होती है वो ऑड होती है, वो क्या होती है, लीस्ट स्टेबल होती है हमारी न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। अब और हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि न्यूक्लियस में इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो इवन हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ऑड हो, या हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ऑड हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो वो इवन हो। तो इनके लिए डेल्टा कैसे डिफाइन करेंगे कि जो इवन न्यूक्लियाई होती है उसके लिए डेल्टा क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
जो ऑड ऑड न्यूक्लियाई होती हैं उनके लिए जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और जो इवन ऑड या ऑड इवन की वैल्यू होती है उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। इसका वेरिफिकेशन ये कैसे फॉर्मूला आया, ये बेसिकली आप वैसे कहते थे जैसे श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन दी थी जिसको उन्होंने कहा था कि सर कोई वेरिफिकेशन नहीं, इसको प्रूव कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन मेरे मन में आई थी और ये अभी तक इंप्लाई हो रही है, ठीक है। जैसा कि आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस की जो रिलेशन थी, तो ऐसे ही ये जो टर्म है वो निकल के आता है। इसका कैलकुलेशन होगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली निकल के आया। अब हमारे पास हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी हमने कहते हैं 5 टर्म होते हैं, पांचों को हमने प्रूव किया, पांचों का हमने फॉर्मूला निकाले। अब उसको हम कंबाइन करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, वॉल्यूम एनर्जी टर्म, ये हमने निकाला इक्वेशन से, आप देख सकते हैं प्रीवियस सभी को ऐड करना था जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 में कहा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सरफेस, ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म है, ये सरफेस एनर्जी टर्म है, ये कोलम्बियन एनर्जी टर्म है, और यहाँ पर ये हमारा एसिमेट्री टर्म जिसके पहले हमने निकाला था, और ये हमारा पेयरिंग एनर्जी टर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ से करेंगे क्या कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया बाइंडिंग एनर्जी का, इसको हम बेतर-बजेकर मास फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, m = z mp a - z, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, mn - eb यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप eb की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका बेतर-बजेकर मास फॉर्मूला आ जाएगा, जिसे हम लोग सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी कहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।